नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस जीके का एमसीक्यू करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक का पहला क्लास है। सामान्य विज्ञान में 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछा जाएगा। एक्सप्लेन के साथ आपको मैं बताते चलूँगा। पहला वीडियो है टॉप 20 एमसीक्यू करेंगे, बिल्कुल आपके सिलेक्टेड है। उसमें जो पाठ्यक्रम का स्तर मांगा है 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम का स्तर मांगा गया है। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे। कितने? 20 डेली। रात 8 बजे बिल्कुल वीडियो अपलोड कीजिएगा। रिकॉर्डेड क्लास आज लेट हो चुकी है तो ये आपको 10 बजे के आसपास मिलेगा, ठीक है। लेटेस्ट है जनरल साइंस एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सामान्य विज्ञान का है, प्रयोगशाला परिचालक का। अगर आप डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसका जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त तक होगा, ठीक है। 3 अगस्त तक होगा। आपके पास सिर्फ 5 महीना है, ठीक है। तो 5 महीना लेते चलेंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान का सिलेबस में बताऊं 60 अंकों के 60 प्रश्न रहेगा और आपका छत्तीसगढ़ का जो है आपका 40 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल मिला के 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें समय आपका 2 घंटे का रहेगा। समय कितना रहेगा? 2 घंटे का, ठीक है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य करना अगर हमारा परफॉर्मेंस आपको पसंद आता है तो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट कौन सा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, कमेंट करके बताना स्टार्ट करेंगे जल्दी से सभी लोग। टोटल में आपको बताऊं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 20 में आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। लाइव क्लास आपको कल से स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? बल, संवेग या फिर ऑप्शन 3 और 4 है आपका वेग, द्रव्यमान। आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट करते चलेंगे। जो लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, ठीक है। तो रॉकेट का जो संवेग संरक्षण है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है और इसका मैं आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको बताते चलूँगा। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर होगा, ठीक। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला वीडियो है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना, ठीक। चलिए देखेंगे, एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका देख लेंगे। यदि निकाय का वेग 2 गुना हो जाता है, यहाँ पर कमेंट ना करें बिल्कुल, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि निकाय का वेग 2 गुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होगा? समान रहेगा, 2 गुना होगा, या फिर ऑप्शन है तीसरा आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा, क्या होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट कीजिएगा, सभी को इसका आंसर आना चाहिए। यदि निकाय का वेग 2 गुना हो जाता है, पूछा क्या गया है, निकाय का वेग 2 गुना हो जाता है तो संवेग का वेग क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा भाई। इसका भी आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाते चलूँगा, देखेंगे। संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, उसको संवेग कहते हैं। संवेग का एसआई मात्रक केजी मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। संवेग को p दर्शाते, द्रव्यमान को m से, v को वेग से दर्शाया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो संवेग का एसआई मात्रक केजी यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु किस संवेग पर निर्भर करता है? एक वस्तु जो है किसके संवेग पर निर्भर करता है? वस्तु पर कार्य करने वाला बल, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या फिर आप पिंड का द्रव्यमान, वेग और दोनों, या फिर वस्तु का वेग। तो ऑप्शन चारों में से कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करता है? जितना भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान का जो एमसीक्यू लेकर आया हूँ, विज्ञान का 20 एमसीक्यू लेकर आया हूँ, वो सभी विगत वर्षों में पूछा गया है ना। तो मैं 5 सालों का विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 9वीं और 10वीं का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विज्ञान का मांगा गया पाठ्यक्रम का स्तर, उसके अकॉर्डिंग को देखते हुए मैं ये क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करेंगे। जो लोग अगर रेगुलर कंटिन्यू क्लास हमारा चाहिए तो डेली आप रात 8 बजे रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जाएगा, आके आप देख सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। प्रयोगशाला परिचारक का प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा।
चलेंगे। एक वस्तु का जो संवेग किस पर निर्भर करता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, पिंड का द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। तो पूछा क्या है, गति के तृतीय नियम। तो आप सभी को मालूम होगा कि न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम होता है। एग्जाम में पूछा जाता है न्यूटन का नियम। मैंने आपको पूरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था तो मैंने आपको दिसंबर जनवरी में क्लास कराया था प्रयोगशाला परिचारक का। नहीं है तो प्लेलिस्ट पर जाना, आपको प्लेलिस्ट पर प्रयोगशाला परिचारक की क्लास मिल जाएगी। तो गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं करता, तो ऑप्शन पहला, एक क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम एक्सप्लेन के साथ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएगा, मैं इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा, ठीक है, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। एक क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है। यह फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकरा जाना और चोट लगना, या जैसे ही नाविक आगे की दिशा की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर चलती है। या चौथा ऑप्शन है, बंदूक की गोली और प्रतिक्षेप पर एक अग्रता बल है। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा गति तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है सेकंड नियम का, यानी कि द्वितीय नियम का है, जो कि गेंद को पकड़ते समय जैसे हम हाथ को पीछे करेंगे, यानी कि क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी बैट बॉल में जैसे उसको सामने बॉल को मारेगा, तो वो जो गेंद है अगर सामने गेंद को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए पीछे लड़का हाथ ऊपर की ओर पीछे की ओर खींचेगा, ये न्यूटन गति का द्वितीय नियम है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि अनुसरण नहीं करता है। जबकि फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकराकर चोट लग रहा है उसको, ये एक तृतीय नियम है। और तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है, देखिए जैसे का तैसा, यानी कि विपरीत। न्यूटन गति का तृतीय नियम वही है। जैसे देखिए, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि नाविक आगे की दिशा की ओर कूदता है, जैसे यहाँ पर एक डोंगा है, ठीक है, डोंगा में एक व्यक्ति है जो ऐसे सामने की ओर कूदेगा, ठीक है, तो नाव पीछे की ओर धक्का लगेगा। ऐसा क्यों, न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार। देखिए मान लो जो क्या पूछ रहा है, मान लो एक नाव यहाँ पर है, ठीक है, मान लो ये नाव है और ये आपका जल है, ठीक है, ये पानी है। तो ये जैसे एक आदमी यहाँ से कूदेगा, ज़मीन पर आएगा तो धक्का देगा, तो ये नाव पीछे की ओर चले जाएगा। ये न्यूटन गति का तृतीय नियम है। अब बंदूक की गोली प्रतिक्षेप पर एकाग्रता, जैसे देखिए यहाँ पर बंदूक की गोली पूछा गया है, एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है जो बंदूक से गोली दागेगा इधर, ठीक है, एक व्यक्ति है जो बंदूक से क्या करेगा, गोली दागेगा इधर, सामने की तरफ गोली दागेगा तो झटका लगेगा, तो झटका की तरफ पीछे की ओर धक्का खाएगा। ये कौन सा नियम है, न्यूटन गति का तृतीय नियम है जी, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अब न्यूटन गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम क्या कहलाता है, एक्सपेंड के साथ की पॉइंट याद रखेंगे। न्यूटन गति का प्रथम नियम और तृतीय नियम के अनुसार कहा गया है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का जो प्रज्वलित करते हैं ना क्रिया को, वो अपने थ्रस्टर से गैस को छोड़ता है जिससे बल पैदा होता है, वो रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है ना। ये आपका न्यूटन गति का तृतीय नियम है, ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए देखेंगे अब इसके बाद एकदम फैक्ट बात, एडिशनल इंफॉर्मेशन। न्यूटन गति का प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में तब तक बनी रहती है जब तक किसी वस्तु की बाहरी बल की क्रिया अपनी स्थिति के बदलने के लिए बाध्य न की जाए। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में, मान लो अगर कोई वस्तु यहाँ पर विरामावस्था में, वह विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, ये व्यक्ति कोई गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर क्या न लगाया जाए, बाह्य न लगाया जाए, ठीक है। ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है। तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा और है गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। अगर मेरा इंफॉर्मेशन, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर एकदम अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना जी, हमारा मेहनत जाया ना करना, हमारे मेहनत को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके रखना प्रयोगशाला परीक्षा की अगर क्लास करना चाहते हैं तो। न्यूटन गति के द्वितीय नियम कहता है
कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दल बल में दिशा में लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है F बराबर ma, यानी कि इसके जो समानुपाती होते हैं, जहाँ F क्या है बल है, m क्या है आपका पिंड है यानी कि द्रव्यमान है, और a आपका त्वरण है। अब संवेग क्या है तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, त्वरण अगर पूछा जाए त्वरण क्या है तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। देखेंगे यहाँ पर दिया गया है सेकंड में, एक क्षेत्र रक्षक गेंद को लपकते समय अपने हाथ को पीछे करना न्यूटन गति के द्वितीय नियम का अनुप्रयोग है, जैसे कि हमने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है आपका सामान्य विज्ञान का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करता है। मान लो कोई एक कार है जो विरामावस्था या फिर स्थिर अवस्था में चलना शुरू करता है और 5 सेकंड में 72 किलोमीटर घंटा वेग से प्राप्त कर लेता है। कितने सेकंड में 5 सेकंड में, यानी 72 किलोमीटर घंटा वेग प्राप्त करता है। यह मानते हुए कि वाहन त्वरण की स्थिर त्वरण में कितनी गणना करेगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बटा समय। दूरी का सूत्र आपको फार्मूला जो दूरी का सूत्र क्या, चाल गुना समय या चाल बटा समय। तो अगर हम 72 किलोमीटर 5 से 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72 और 5 चौक 20। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। देखेंगे क्या पूछा गया, 72 किलोमीटर का घंटा में अगर प्रति 5/18 करेंगे, 18 चौक 72 और 5 चौक 20, और ये 20 पंचे 100। इधर जो 5 सेकंड में बोला गया है तो इधर करेंगे 20 पंचे 100, और 100 में देखिए 100 को अगर हाफ करेंगे उसको सेकंड में पूछा गया ना 5 सेकंड में, तो इसका आ जाएगा आपका 50। तो इसका आंसर आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 50 मीटर। ठीक है, आंसर थर्ड होगा। राइबोसोम, चलिए देखते हैं राइबोसोम क्या है। राइबोसोम निम्नलिखित किसके लिए कार्यस्थल है। राइबोसोम पूछा गया है तो प्रोटीन संश्लेषण, एक मिनट ना ज़्यादा जूम हो जा रहा है क्या। राइबोसोम निम्नलिखित किसके लिए कार्यस्थल है, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या वसा या श्वसन। क्या होगा ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर होगा राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण। अब प्रोटीन संश्लेषण क्या है एक्सप्लेन सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन संश्लेषण एग्जाम में पूरा पूछा गया है, की पॉइंट है यहाँ पर। सही उत्तर आपका प्रोटीन संश्लेषण होगा। याद करते चलेंगे, एकदम इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, राइबोसोम इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो। राइबोसोम कोशिका द्रव्य है, उपस्थित झिल्लीदार दानेदार संरचनाएं हैं। वे पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1993 में जॉर्ज पालाडे द्वारा सघन में रूप में देखे गए हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्यस्थल इसलिए है क्योंकि उन्हें कोशिका का कारखाना कहा जाता है या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो है राइबोसोम। तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना या राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक देखना। राइबोसोम यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन का यानी कि विद्युत ऊर्जा, प्रोटीन का कारखाना, कई प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो राइबोसोम इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया विद्युत ऊर्जा का ग्रह। एनसीईआरटी का अगर बुक पढ़े होंगे उसमें बिल्कुल दिया गया है। तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, याद रखना, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। यूकैरियोटिक जो होता है ACS जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है जो कोरियोटिक कोशिका की झिल्ली से जुड़े होते हैं। इसको अच्छे से समझ के जाना। राइबोसोम क्या होता है, एक उदाहरण है। ठीक है, राइबोसोम देखेंगे जो कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जाके आप जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। चलिए बताएंगे, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं टोटल टॉप 20 MCQ कराऊंगा जो कि 40 MCQ के बराबर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं देखेंगे इसका आंसर कितने लोगों का आ रहा है, तो बहुत लोगों का आंसर 3 आ रहा है, यानी कि ए और बी दोनों, तो बिल्कुल गलत है। पूछा गया प्रकाश तरंग।
प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगर अनुदैर्ध्य तरंग पूछा जाए तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। एग्जाम में पूरा क्लियर स्पष्ट पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, अवधारणा में देखेंगे, तरंग जो है ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कहलाता है, तरंग कहलाता है। तरंग क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। जैसे सरल, ये सिंपल तरंग है, ये इस प्रकार का तरंग होता है। जो विकिरण प्रकार का तरंग होता है, ये सिंपल संपीडल तरंग होता है, जो दो प्रकार के होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें कणों की गति की ऊर्जा गति के समकोण पर होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे समकोण में आपको बताया, ये आपका समान दिशा की ओर होती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जिसका उदाहरण कौन सा है? प्रकाश। देखेंगे जैसे कि ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य का गोला है, ये सूर्य, ठीक है। जो प्रकाश सीधा धरती पर डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचती है, ये आपका प्रकाश कौन सा तरंग कहलाएगा? अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा, ठीक है। डायरेक्ट धरती पर पहुँच रहा है, ये आपका प्रकाश डायरेक्ट सीधा जा रहा है, वो अनुप्रस्थ तरंग कहलाएगा। अब अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है, अनुदैर्ध्य वह तरंग जिसमें कणों की गति ऊर्जा समांतर होती है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा? एग्जाम्पल आप सुनोगे। मान लो एक कमरा है, ये हमारा, ये आपका कमरा है। यहाँ ध्वनि लाउड स्पीकर आप चालू कर दोगे, ठीक है, तो ये ध्वनि इधर जाएगा क्या? संपीड़न में नहीं, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। मतलब कहीं भी ध्वनि जैसे आप चालू करते हैं, चाहे बॉक्स चालू करो, होम थिएटर जो भी आप चालू करो, तो जो स्पीकर होता है बॉक्स का, ठीक, एक रूम मान लेते हैं, ये आपका रूम है, रूम के अंदर एक बॉक्स है, ये आपका होम थिएटर है। जैसा होम थिएटर स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इधर से आ रहा है, नहीं, आप इधर खड़े होगे तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर चारों तरफ से आएगा ये बॉक्स का। ये आपका ध्वनि है जो अनुदैर्ध्य तरंग है। मान लो देखिए एक रूम है, रूम के अंदर एक खिड़की है। अब खिड़की में आप यहाँ बॉक्स चालू करके छोड़ दिए हो, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, पहले किधर सुनाई देगा? खिड़की की तरफ। जो व्यक्ति है वो पहले खिड़की से आवाज़ सुनाई देगा, इधर भी आएगा, कमरे के अंदर भी आएगा, मतलब समांतर नहीं है, किसी भी दिशा से आएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। ऐसे एक्सप्लेन के साथ समझा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको क्लियर समझ में आ रहा है और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बार बार कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रकाश तरंग क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है? गतिमान बस एक यात्री को आगे की ओर धक्का देता है, लगता है जब अचानक रुक जाती है। तो मैंने आपको बताया तो न्यूटन गति का पहला नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सही है, कौन सा कथन सही है? चलिए 3 ऑप्शन दिया है। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, या पादप में पर्णरहित होता है, या पादप में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इसका आंसर कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताएं जल्दी से। पहला, दूसरा या तीसरा, या दोनों ऊपर का, या फिर तीनों ऊपर का? चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं। पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, सभी सही हैं। तो देखिए जितने लोगों का आंसर चौथा आ रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है, और तीसरा आ रहा है वो भी बिल्कुल गलत है। ये हमारे कहाँ पूछा गया है? पादप सूर्य प्रकाश से पूछा गया ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, भोजन को संग परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी ए पहला हो जाएगा। पादप में पर्ण रहित होता है, बिल्कुल सही है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल पाया जाता है। यह पत्तियों को सूर्य प्रकाश की ऊर्जा में पकड़ने में मदद करेगा। इस ऊर्जा को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन के संश्लेषण द्वारा तैयार करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भोजन का जो संश्लेषण होता है ना, वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, कार्बन ऑक्सीजन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे हरे सवाल होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया का प्रकाश कर सकते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सामान्यतः लिखा जाता है, ठीक। चलिए ये आप देखेंगे, ये आपको फार्मूला, इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका कौन सा है, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए प्लांट सेल। सेल मतलब कोशिका,
तो ये आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, डायग्राम दिया गया है, ये कोशिका है। राइबोसोम यहाँ पर देखेंगे, ये आपका राइबोसोम है ये वाला भाग, ठीक है, राइबोसोम है, ये क्लोरोप्लास्ट है ये वाला भाग, और ये आपका इनोप्लाज्म और रेक्टिला है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका न्यूक्लियस है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यूबल आ जाएगा, सेल यानी कि मेंबर, और ये आपका आ जाएगा क्लॉस का साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, और ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला भाग, और ग्लोजी बॉडी है, ये राइबोसोम है। ठीक है। कोशिका भित्ति एक कठोर परत होती है जो कोशिका के रस से बना होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। तो यहाँ देखेंगे पूरा क्लियर आपको बताने वाला हूँ कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति एक कठोर परत है जो कोशिका के रस से बना होता है। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। इसके नीचे कोशिका में झिल्ली मौजूद होती है जो कोशिका की दीवार के प्राथमिक कार्य से कोशिका की संरचना सहायता करती है और कोशिका रक्षा का प्रदान करती है। उसी प्रकार कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली यह एक प्रकार का अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका झिल्ली क्या है जी, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो कठोर होती है। उसकी परत कैसी होती है, कठोर होती है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया। कोशिका भित्ति कैसी होती है, कौन सी परत की होती है, कठोर परत की होती है। कोशिका भित्ति कठोर परत की होती है। सेकंड क्वेश्चन कैसा बनेगा, यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह होता है जो कि अंदर बाहर प्रवेश करने के लिए, बाहर निकलने के लिए पदार्थ विनिमित करने में मदद करती है, ठीक। नाभिक क्या है, नाभिक कोशिका के महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कोशिका में सभी जन के डीएनए और विकास की कोशिका विभाजित का अनुमान किया जाता है। जबकि रिक्तिका पादप कोशिका का अधिकांश भाग भी तनाव जो गिरा होता है और दबाव की सहायता प्रदान करती है। जबकि गोल्जी तंत्र आपको कोशिका के एक परिवहन प्रणाली के तहत कार्य करता है। और पूछा गया लास्ट में राइबोसोम, एक मिनट ना, राइबोसोम पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे राइबोसोम, देखेंगे, जूम कर दे रहा हूँ मैं, इसको देखेंगे। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण के स्थान पर जिन्हें कोशिका का कारखाना भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोशिका का बिजली गिर या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, की पॉइंट देखेंगे। अंगों द्वारा जो स्थापित पित्तरस अग्नाशी रसावचन पाचन में भूमिका निभाता है। पित्तरस यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। पित्तरस क्या होता है, यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता। पित्तरस भोजन की क्षारीय बनाने और वसा के अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। अग्नाशयी क्या है, तो ये आप देख पा रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले जाइए इसको, ठीक। निम्न में से, एक मिनट ना, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जलीय जंतु गलफड़े होते हैं, तो देखेंगे गलफड़े होते हैं ऑक्टोपस, स्क्विड या क्लाउडन फिश या वेल। तो इसका आंसर होगा वेल। अब वेल क्यों, तो क्योंकि वो गलफड़े नहीं होता, उसको वेल जो है श्वसन तंत्र से, श्वसन से वो सांस लेता है, ठीक है, श्वसन से सांस लेता है। बाकी देखेंगे हम आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गलफड़ा एक श्वसन अंग होता है जो अधिकांश जीवों में पाया जाता है, जबकि गलफड़े जल घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और डाइकार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वेल जो होता है श्वसन अंग से फेफड़े से पाया जाता है। अब एडिशनल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर केचुआ वाला। तो देखेंगे केचुआ जो श्वसन अंग है त्वचा से लेता है, वेल फेफड़ा से, मकड़ी और बिच्छू फुसफुस, काकरोच श्वास नली, टैडपोल झींगा गलफड़े, और ये मेंढक त्वचा, फेफड़े और मुख गुहा से। तो डिटेल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक मिनट ना, ये लो, ये आप देखेंगे केचुआ है त्वचा से, वेल फेफड़ा, मकड़ी बिच्छू, ये आप देख पा रहे उभयचर, ये देखेंगे जो फेफड़े से, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, चलिए क्या है। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, तो त्वचा से सांस कौन सा, सांप, केंचुआ या फिर बंदर या मनुष्य। अभी हमने देखा तो ये केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से, ठीक। और क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समांतर दिखाई देता है, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट
या क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों? तो इसका आंसर होगा सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे इमेज में आप देखने पाएंगे जो न्यूक्लियस होता है, फॉलिकल कंटेंट है, ये अब एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो सूक्ष्म जीव है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्लोरोप्लास्ट दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें पृथ्वी पर सबसे पहले जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बैक्टीरिया और आर्किया समूह एक प्रोकैरियोटिक झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, इसमें से क्या रक्त स्पंदन है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इनमें से क्या रक्त स्पंदन है? विटामिन ए, डी, के या फिर फोलिक एसिड? देखिए विटामिन से भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। विटामिन से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि तो विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन बी में क्या होता है, डी में, ई में, है ना। टोटल विटामिन से क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन सा रोग होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका बिल्कुल सही जवाब विटामिन के। इसका आंसर बिल्कुल सी होगा। विटामिन के रक्त के संचरण होता है, जबकि विटामिन ए आपको गाजर का स्रोत है। विटामिन डी बेरी रोग, ये जो सूर्य से वाला संबंधित है विटामिन डी। ठीक है, हड्डी से संबंधित फोलिक। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर बिल्कुल होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, समुद्र की सतह पर होता है। एक मिनट ना, क्या क्वेश्चन पूछा है? एक मिनट यार, बार सॉरी ना, एक मिनट। हाँ, तो ये जो है इसका आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तो टोटल हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जो कि 40 MCQ के बराबर था लगभग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को वीडियो पार्ट 2 वीडियो चाहिए कि नहीं। अगर ऐसी पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो वीडियो को क्या करोगे, शेयर ज़रूर करना। और एडियो की क्लास हम जल्द प्रारंभ करेंगे, 1-2 दिन में लाइव क्लास लेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।